हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर चल रहा था 9 किरण प्रकाश की। और इसके पहले हमने प्यारे बच्चों लेंस भी पढ़ाया, दर्पण भी पढ़ाया, गोली पृष्ठ का अपवर्तन भी कराया और प्रिज्म में जो भी अपवर्तनांक है उसका भी व्यंजक करा दिया हमने। और आज का टॉपिक है विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। मतलब आपके पास एक प्रिज्म है, उसमें विचलन कोण कितना और प्रिज्म का कोण, इन दोनों में कितना रिलेशन है, ये चीज़ यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रिज्म को आप लोग समझें, इस डायग्राम को आप समझें, तभी आप इसका व्यंजक निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे पहले बच्चों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, हम मान कर चलते हैं ABC एक प्रिज्म है। क्योंकि प्रिज्म ऐसा दिखाई नहीं देता, यदि आप लाइव प्रिज्म देखेंगे तो प्रिज्म का 3 आयताकार भाग होता है और 2 त्रिभुजाकार भाग होता है। यानी 3 आयताकार भाग और 2 त्रिभुजाकार भाग जब मिलकर आकृति बनता है तो वो प्रिज्म कहलाता है। हम मान कर चलते हैं, एक पृष्ठ लेकर चलेंगे, है ना, जिसमें हम मानेंगे कि त्रिभुज ABC के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म में 2 अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC। अब थोड़ा ध्यान देना है प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण जैसे P से चलती है और AB के बिंदु Q पर आपतित होती है, अपवर्तन के फलस्वरूप QR दिशा में चलती है और प्यारे बच्चों निर्गत किरण RS दिशा में चलती है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे हम मान के चलते हैं MO एक अभिलंब है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली तो ये अभिलंब ऐसा है ना, सॉरी, ये जो प्रकाश किरण आपतित होती तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका कारण क्या है? तो अभिलंब की ओर झुकने का कारण ये है कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, चूंकि ये कांच है, कांच का प्रिज्म है, इसलिए एक सघन माध्यम है, तो प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, इसलिए जो अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक गई है, नहीं तो सीधा प्रकाश किरण चला जाता, ऐसा नहीं होता। इसका कारण प्यारे बच्चों केवल और केवल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन है। अब प्रकाश किरण जो प्रिज्म है उसके अंदर QR ऐसे QR दिशा में चलती है और पुनः ये आपका एक अभिलंब, ये देखिए ON है। ठीक है, अभिलंब ON है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाकर अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो गया। देखिए ना, ये प्रकाश किरण QR दिशा में चले, सीधा चला जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से दूर हट गया। तो जब प्रकाश किरण सघन से जब विरल में चलती है, पहले विरल से सघन में चली तो अभिलंब की ओर झुकी, और जैसे ही सघन से विरल में चली तो अभिलंब से दूर हट गई। देख सकते हैं ये अभिलंब है, यहाँ पर जो AB का अभिलंब है, AB जो अपवर्तक पृष्ठ है इसका अभिलंब है OM और जो AC है इसका अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब है ON। अभिलंब क्या है? ON। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में चली तो कहाँ झुक गई प्यारे बच्चों? अभिलंब की ओर झुक गई, और जब सघन से विरल चली तो अभिलंब से दूर हट गई। जो आपका I1 है, ये जो I1 है आपतन कोण है, R1 है अपवर्तन कोण है, I2 निर्गत कोण है और जो R2 है AC पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण है। इतना क्लियर है? यहाँ तक आपको, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों A जो है हमारा एक प्रिज्म का कोण है, A क्या है? प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा जो है एक कौन सा कोण है? तो विचलन कोण है। इसी A और डेल्टा में संबंध स्थापित करना है। थोड़ा सा जो लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। माना ABC एक प्रिज्म है, AB तथा AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं, प्रकाश किरण PQ पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप निर्गत किरण RS दिशा में चली जाती है। इतना क्लियर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों कोई भी हमारा जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान के चलते हैं, और इसका यदि हम एक भुजा बढ़ा दें तो ये जो कोण बनता है उसको कहते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का मान जो होता है सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। फिर से समझें आप लोग, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दें तो जो कोण बनता है उसको कहते हैं बहिष्कोण, सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लें आप लोग। यानी ये जो डेल्टा है इसका जो मान है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से आपसे कह दूं कि प्यारे बच्चों त्रिभुज TQR में देख सकते हैं त्रिभुज TQR कहाँ दिख रहा है आपको?
ये TQR में, त्रिभुज TQR में आपसे यदि कह दूं कि बहिष्कोण, कौन सा कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण का जो मान है, यानी जो कोण है प्यारे बच्चों UTR या UTS, ये कोण TQR धन कोण TRQ के बराबर होगा। फिर से समझिएगा, डायग्राम में ही आप समझ सकते हो, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है डेल्टा प्यारे बच्चों, ये है त्रिभुज TQR का बहिष्कोण। हमने क्या कहा, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दें, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दें तो कोण जो बनता है वो बहिष्कोण होता है, वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण दोनों को हमने जोड़ दिया। इतना क्लियर है, यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे भी समझना बहुत जरूरी है, लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। समझते हैं प्यारे बच्चों थोड़ा डायग्राम से। तो डायग्राम में यहां पर देखें, एक बिंदु आपको Q दिख रहा है प्यारे बच्चों। Q में आपको एक रेखा ऐसी दिखती है, एक रेखा ऐसी दिखती है, और फिर एक रेखा आपको ऐसी दिखती है, इसका मान हमारा R1 है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब प्यारे बच्चों यहां का जो मान है वो I1 है। अब देखिए, यदि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो वो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ये प्यारे बच्चों I1 है, तो ये पूरा का पूरा I1 होगा। ये R1 है, तो यहां का मान कितना हो जाएगा, तो पूरे में से I1 में से R1 को घटा दें। फिर से समझा आपने, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जो आपके शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होंगे, लेकिन बीच से ऐसा भाग है, इधर का R1 है, तो फिर पूरे में से पूरा हमारा I1 है, R1 को घटा दें। I1 में R1 को क्या कर दें, घटा दें। ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब यहां का जो वैल्यू है वो I1 में R1 को घटाने से मिलेगा। इसी प्रकार यहां का जो वैल्यू है, यानी TRQ का जो मान है वो I2 में R2 को घटाने से मिलेगा। इतना नोट डाउन कर लें। और जो बहिष्कोण है वो डेल्टा है प्यारे बच्चों। जो Q का मान है हमने कहा वो I1 में R1 को घटाने से मिलेगा, और जो R का वैल्यू है वो I2 में R2 को घटाने से मिलेगा। इतना आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं I1 को I2 से योग कर दूं तो I1 प्लस I2 ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। फिर प्यारे बच्चों इन दोनों में से यदि माइनस कॉमन ले लूं तो R1 प्लस R2 ऐसा भी आप लिख सकते हो। इतना नोट डाउन कर लें और इसको आप समीकरण 1 दे दें। अब आगे चलते हैं, पुनः हम समझाएंगे इस लॉजिकल डायग्राम से। इसके आगे हमारा एक त्रिभुज यहां पर दिखेगा OQR में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा त्रिभुज। यहाँ पर हमारा R1 है, यहाँ पर R2 है ना, यानी यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे O है। तो त्रिभुज OQR में यदि हम कह दें R1 प्लस R2 प्लस, यानी दो कोण इधर R1 R2 और यहाँ पर जो कोण होगा QOR, इसका मान कितना होगा 180। तो यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। तो इसके आगे थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना है। कौन सा त्रिभुज था प्यारे बच्चों, त्रिभुज OQR में। OQR में कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि कोण QOR बराबर वैल्यू बताओ, तो आप इसको पक्षांतर कर सकते हो 180 माइनस R1 प्लस R2। ये आपका मान हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2। अब मैं आपसे कह दूं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज आपको दिखेगा AQOR में। चतुर्भुज AQOR में चारों कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब एक कोण A हो जाएगा, एक
ए क्यू ओ हो जाएगा, एक ए आर ओ हो जाएगा और एक क्यू ओ आर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो आगे आपको लिखना है कि चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, तो आपका प्रिज्म का कोण तो ए ही है, तो इसको ए लिखें। फिर प्यारे बच्चों आपका कोण ए क्यू ओ हमने कहा, और एक कोण ए आर ओ, फिर एक कोण आपका है क्यू ओ आर, और तीनों चारों कोणों का योग टोटल होता है 360। ये तो सबको पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ए को ए रहने दो प्यारे बच्चों। ये जो क्यू और आर है ये अभिलंब पर कोण बन रहे हैं, और अभिलंब पर हमेशा कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। फिर एक बात देखिए यहाँ पर क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर का मान कितना है, 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। जरा इसको कैलकुलेट कीजिए और कितना आता है वैल्यू निकालिए। तो कितना हो जाएगा 90 90 180, और 180 को यदि आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 360, और प्यारे बच्चों माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। 360 से 360 मतलब 360 से 360 कैंसिल हो गया। यदि इसको पक्षांतर कर दूं तो a बराबर हो जाएगा कितना, R1 प्लस R2, क्योंकि इधर माइनस है इधर जाकर प्लस में हो गया। फिर से आप समझ लो, यहाँ पे 90 और 90 जोड़ो कितना 180, और फिर 180 को 180 से जोड़ दो तो 360 हो जाएगा। 360 जो भी है इधर जाएगा तो घट जाएगा, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। फिर R1 जो R2 है ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। यहाँ पर मैंने कर दिया प्यारे बच्चों, 360 से 360 कैंसिल, ये माइनस था इधर जाकर प्लस में हो गया। इतना क्लियर है। अब थोड़ा समझना, ये जो a का मान है हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण के R1 प्लस R2 यानी डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस a हो गया। ठीक है, R1 प्लस R2 का मान a कर दिया, पक्षांतर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका डेल्टा प्लस स्मॉल a। इसका आगे जरूरत पड़ेगा, फिर आप कहोगे कहाँ से आ गया, I1 प्लस I2। यही आपका संबंध आ चुका है। ये आपका डेल्टा विचलन कोण है और ए प्रिज्म का कोण है, तो विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध, ये आपका कंप्लीट हो चुका। विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध, यानी विचलन कोण देख सकते हैं और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। फिर से नोट डाउन करें प्यारे बच्चों, विचलन कोण किसी प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म का कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। नोट डाउन कर लिए, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही करना है। यदि क्वेश्चन आ गया कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध यदि आपको करना ही है प्यारे बच्चों, तो डेल्टा बराबर आप निकाल सकते हो, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, डेल्टा बराबर ये फाइनल आ सकता है, तो इतना भी कर सकते हो। इसको यदि पक्षांतर करोगे तो I1 प्लस I2, फिर वही प्यारे बच्चों इसको आप कोष्टक नहीं लगाओगे, a हो गया माइनस में। इतना, चाहे आप इसको लिखें चाहे इसको, उतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।